जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक व मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और वीडियो को लेट से अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो वो चाहता है उसकी जो कंटेंट है, कह सकते हैं उसकी जो वीडियोज हैं, वो लगातार अपलोड होती रहे, रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहे, उनमें जो है गैप ना जनरेट हो या कह सकते हैं ब्रेक ना हो। पर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन जनरेट होती हैं जिसकी वजह से मैं जो हूँ वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूअस अपलोड नहीं कर पाता। इस सिचुएशन को हम बाद में विस्तार से बताएंगे आप लोगों को, पर अभी मैं जिस लिए इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, ये जो थ्योरी है इसका आपने नाम पहले भी कई जगह पढ़ा होगा और आगे भी कई जगह पढ़ते आएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हमारी यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, हमारी जो पृथ्वी है उसको ओरिजिन एक थ्योरी जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मान्य रखी गई या इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिग बैंग थ्योरी होगी। उसी तरह जैसे हमारे माउंटेन्स, अर्थ के अंदर जो माउंटेन्स हो गए, उनके जितने भी माउंटेन्स हैं, हमारी जो भूकंप आती हैं, हमारे जो रीजेस फॉर्म है, हमारी ट्रेंचेज जो फॉर्म है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पे टेक्टोनिक थ्योरी का एक इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। इसके अलावा और भी सब चीज़ें का फॉर्मेशन जो है, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप इसका नाम कई जगह पाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्ड में प्लेट का, इसमें हम किस प्लेट की आखिर बात करते हैं? कहीं ये वो वाली प्लेट तो नहीं जिसमें हम खाना खाते हैं? जी नहीं, ये वो वाली प्लेट बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली वो प्लेट है जो कि पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारी रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स होती हैं, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो लिथोस्फेयर है वो बेसिकली क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट से बनी होती है। तो बेसिकली जो लिथोस्फेयर की जो स्लैब्स होते हैं उन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। यानी कि देखिए, हुआ ये था जब शुरुआत में लिथोस्फेयर हमारी क्या थी, आपस में पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, कॉन्टिन्यूअस थी। पर बाद में एक फोर्स के कारण, बेसिकली ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का कहना है, नाम उन्होंने बेसिकली इसका थर्मल कन्वेक्शन करेंट दिया है, उसके कारण हुआ क्या, हमारी जो लिथोस्फेयर जो एक तरह से कॉन्टिन्यूअस थी, रिजिड फॉर्म में थी, वो क्या हुई, वो आपस में कई जगह से ब्रेक हो गई, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, अलग ब्लॉक फॉर्म कर लिया, अलग स्लैब्स फॉर्म कर लिया। तो जो वो ब्रेक होने के बाद वो स्लैब बने थे, वो ब्लॉक जो बने थे ना, उसी को बेसिकली प्लेट कहा गया है। और इनके जो पूरा इवोल्यूशन होता है, इनका जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, इनका जो नेचर है, इन सब को मिला के बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। यानी कि द होल मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स एंड रिजल्टिंग रिएक्शंस इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। उसके बाद इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा अर्थ के लेयर्स के बारे में कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। जो लोग जानते होंगे कोई बात नहीं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, सीधे इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा पहले जानकारी दे देता हूँ कि देखिए, हमारी जो अर्थ की लेयर्स हैं उन्हें बेसिकली दो वे में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका होता है केमिकल कंपोजिशन, दूसरा वे जो है वो होता है मैकेनिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमारी अर्थ के लेयर को बेसिकली किस वो मटेरियल से बने हैं, उनके अंदर क्या क्या मटेरियल पाई जाती हैं, उसके आधार पे लेयर्स को डिवीजन किया गया, लेयर्स के नाम रखे गए हैं। और मैकेनिकल कंपोजिशन के अंदर उनके स्ट्रेंथ के आधार पर, उनकी इलास्टिसिटी, ऐसी चीज़ों के आधार पर उनका डिवीजन्स, उनके लेयर्स के नाम रखे गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल कंपोजिशन की, तो इसका जो डिवीजन्स है, इनके जो लेयर्स के नाम है, वो आपने ज़्यादातर पढ़े होंगे। बेसिकली ज़्यादातर मतलब हर जगह पढ़े होंगे, ज़्यादातर हर जगह पढ़े होंगे, जो कि बेसिकली हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। और अगर मैं वही बात करूँ मैकेनिकल कंपोजिशन की, तो इसका पहले आता है आपका लिथोस्फीयर, फिर आता है आपका एस्थनोस्फीयर, उसके बाद आता है आपका लोअर मेंटल।
लोअर मेंटल को कई जगह बुक में हम मेंशन पाएंगे, जिसे बेसिकली मीसोस्फेरिक भी कहा जाता है, मीसोस्फेयर कहा जाता है, कह सकते हैं मीसोस्फेरिक मेंटल भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी आउटर कोर और इनर कोर आती है, ठीक है। तब यही बेसिकली हम मैकेनिकल कंपोजिशन की इस लेक्चर्स में बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर बात करेंगे। तो बेसिकली हमारी लिथोस्फेयर होती है, वो क्या होती है, बेसिकली रिजिड होती है, यानी पूरी तरह से वो सॉलिड होती है। फिर उसके नीचे आती है, क्या आती है, हमारी एस्टोनोस्फेयर। जो आपकी एस्टोनोस्फेयर होती है वो बेसिकली क्या होती है, प्लास्टिक के फॉर्म होती है, यानी क्या एक तरह से कह सकते हैं सेमी लिक्विड होती है, यानी ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड में फॉर्म में होती है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड के फॉर्म में होती है, ठीक। उसके बाद हमारी मीसोस्फेयर, अभी उन सब चीज़ों से नहीं लेना, हमारा बस समझाने का दो ही चीज़ से अभी हमारा लेना देना है, इसलिए हम दो ही चीज़ों की बस बात करेंगे। उसके बाद इस लाइन में ये लिखा है कि बेसिकली जो लिथोस्फेयर होता है, लिथोस्फेरिक की जो प्लेट्स होते हैं, माफ़ करेगा लिथोस्फेयर नहीं, लिथोस्फेरिक जो बेसिकली ब्लॉक्स हैं जो डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्लेट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरी लिथोस्फेयर को हम प्लेट नहीं कहते हैं, जो वो अलग अलग ब्लॉक में डिवीजन है उन ब्लॉक्स को बेसिकली हम प्लेट्स कहते हैं, ना कि लिथोस्फेयर को हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो लिथोस्फेरिक इंडिविजुअल लिथोस्फेरिक प्लेट होती है वो बेसिकली ग्लाइड करती है, यानी तैरती है एस्टोनोस्फेयर के ऊपर। अब ऐसा क्यों होता है कि ये तैरती क्यों है, यानी उनके ऊपर पूरा अगर सेमी लिक्विड फॉर्म में ही मान लीजिए होता है तो पूरी तरह से उसके अंदर धंस क्यों नहीं जाती, उसके ऊपर तैरती क्यों है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगा। आप याद करिए, जब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जो उसकी डेंसिटी होती है क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी मैंने बताया भी आपको कि हमारी जो एस्टोनोस्फेयर होती है वो लिथोस्फेयर के नीचे पाई जाती है, यानी कि एस्टोनोस्फेयर की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, वो बेसिकली हाई होगी लिथोस्फेयर से, लिथोस्फेयर के कंपैरिजन में। और जब भी किसी चीज़ की हाई डेंसिटी होती है और उस पर हम लोग डेंसिटी की चीज़ रखेंगे तो क्या होती है, वो उसके अंदर डूबती नहीं। जैसे कि आइस और वाटर का एग्जांपल दें तो आइस की जो डेंसिटी होती है, अगर आइस पिघले ना आइस के फॉर्म में रहे तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो लो रहती है, ठीक है। और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इस वजह से आइस जो होती है वाटर के अंदर वो डूबती नहीं है, ठीक। वही यहाँ पे आपका दे भी रखा है उसी फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये बेसिकली दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कितने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला होता है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो इसकी बात मैं इस लेक्चर में नहीं करूँगा। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिथोस्फेयर जो बेसिकली है वो हमारी बेसिकली रिजिड प्लेट से बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया जो प्लेट्स हमारी डिवीजन हुई है इनका बेसिकली उसमें से जो प्लेट्स हमारी कई बड़ी पार्ट में टूटी हैं और कई छोटी छोटी पार्ट में टूटी हैं। जो बड़ी वाली प्लेट है उन्हें बेसिकली हम मेजर प्लेट्स कहते हैं और जो छोटी वाली प्लेट्स हैं उन्हें बेसिकली हम माइनर प्लेट्स कहते हैं। तो पूरे अर्थ पे टोटल सॉरी हाँ, तो पूरी अर्थ के ऊपर टोटल 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स आइडेंटिफाई किया गया है। किसी किसी बुक के अंदर या आप और यूट्यूब चैनल्स में देखेंगे तो कई जगह आप 7 मेजर प्लेट्स पाएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ रेफरेंस बेसिकली सविंद्र सिंह सर की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस बुक से उठा रहा हूँ, उसका नोट्स का जो रेफरेंस मैंने दे रखा है, तो मैं उस बुक के अंदर जो मेंशन चीज़ें हैं वही लेके चलूँगा, ठीक है। हो सकता है ये बुक मेरी थोड़ी पुराने एडिशन की है तो इसमें 7 मेजर्स प्लेट ना दी हूँ, क्या पता नई बुक जो एडिशन आया उसके अंदर 7 मेंशन हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अभी हम 6 मेजर प्लेट्स की बात करेंगे। पहली आपकी यूरेशियन प्लेट हो जाती है, फिर इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाती है, ठीक। फिर अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इन पूरी प्लेट्स की लिस्ट आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। और इनको बढ़िया से याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप पहले अगर वर्ल्ड में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इतना तो मैं मान के चलूँगा कि आप मैप बनाना सीख रहे होंगे, आप भी सीख गए होंगे। तो आप उस मैप पे इन प्लेट्स को पहले क्या करिए, इन प्लेट्स की एरिया आइडेंटिफाई करिए,
फिर उस एक एक करके उन प्लेट्स के नाम याद करिए, तो ये थोड़ी आपको आसान पड़ेगी जब आप वर्ल्ड मैप के जरिए, कह सकते हैं मैप के जरिए इनके नाम याद करना चाहेंगे। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, आप ये हमारी अमेरिकन प्लेट हो गई, फिर अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है, यूरेशियल प्लेट हो गई, इंडो अफ्रीकन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई, उसके बाद हमारी ये सब बेसिकली अंटार्कटिक प्लेट हो गई। ये सब बेसिकली हमारी क्या है, मेजर प्लेट। उसके बाद माइनर प्लेट की अगर बात करूँ, नाजका प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, ठीक है, सोमाली प्लेट हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमारी टोटल 20 माइनर प्लेट होती हैं और 6 मेजर प्लेट होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बता दिया और उनको याद करने का आसान सा तरीका ही बता दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ें। तो ये प्लेट का ये वर्ड जो था, ये बेसिकली टर्म जो था प्लेट, इसको पहली बार बेसिकली यूज किया गया था जेटी विल्सन द्वारा 1965 में, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका क्या कहते हैं इसको देने का श्रेय जो है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया, कह सकते नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर इसको जो टेक्टोनिक थ्योरी, इसको इवॉल्व होने में शायद बहुत टाइम लगा था, ठीक है। और इसके अंदर कई अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी, थ्योरी दी थी, उसी के आधार पे इस थ्योरी बनी थी, इसलिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने इन प्लेट के जो मोशंस हैं, इनके मैकेनिज्म को बताया था। उसके बाद बेसिकली उन लोगों ने एक पेविंग स्टोन नाम की हाइपोथेसिस बताई थी। इसमें उनका ये कहना था कि मिड ओशियनिक रीजेज पे हमारी जो ओशियन क्रस्ट थी वो बेसिकली नई नई फॉर्म हो रही थी और ट्रेंचेस पे जाके वो डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। अभी मैं जब आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मॉर्गन और पिचर नाम के साइंटिस्ट कह सकते थे, 1968 में उन लोगों ने इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के वेरियस एस्पेक्ट को बढ़िया से इलेबोरेट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, अगर किसी हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लें, उसकी बाउंड्री की हम बात करें तो बेसिकली उसकी जो बॉर्डर एरिया होता है उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, हम बाउंड्री कहते हैं। यानी ये एक लैंड हो गया, एक हमारा 2 लैंड हो गया। इसी अगर बाउंड्री की हम बात करें तो बेसिकली ये वाली जो एरिया होगी इनकी बीच वाली, उसी को बेसिकली ये पूरा एरिया इसकी बाउंड्री हो जाएगी। तो वहीं पे हम यहाँ पे बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज की अगर बात करें तो द टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्रीज इज द बॉर्डर बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट है हमारी बेसिकली क्या है, 2 प्लेट के बीच के टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्री बेसिकली 2 प्लेट्स के बीच के बॉर्डर को कहा जाता है, ठीक है। जो हमारी प्लेट होती हैं बेसिकली बहुत ही धीरे और कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं, पर इनके जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। कोई बेसिकली एक टुवर्ड्स ईच अदर मूव करती हैं, कोई आपस से एक दूसरे से दूर जाती हैं, कोई एक दूसरे से स्लाइड कर जाती हैं, ठीक है। इन्हीं सब की चीज़ों के आधार पर बेसिकली 3 तरह के ग्रुप में इनको रखा गया है प्लेट मार्जिन को। पहला आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और हो गया आपका कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका पहला कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बेसिकली उस जोन को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जहाँ से हमारी 2 प्लेट एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देती हैं। अभी बाकी चीज़ें मैं जो यहाँ पे आपका लिख रखा है कि रिप्रेजेंट जोन ऑफ डाइवर्जेंस, जहाँ पे कंटिन्यूस अपवेलिंग होता है मॉल्टेन मटेरियल का, बेसिकली लावा का, और न्यू ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होती है। या अभी जब मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाऊँगा तब मैं इसको अंदर क्लियर बता दूंगा। अभी क्लियर बस इतना जान के रखें कि बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हम उस जोन को कहते हैं जहाँ से हमारी प्लेट जो होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट उनका मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, अपोजिट मूवमेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट ओशियनिक प्लेट जो होते हैं स्प्लिट हो जाती हैं अपार्ट अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इन प्लेट को डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन या कह सकते हैं एक्रेटिंग प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। उसके बाद आते ही आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में केस में क्या होता है, जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं। इनका जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो बेसिकली 3 तरह के प्लेट्स का जो टकराव होता है आपस में, यानी कह सकते हैं टकराव होता है। पहला तो और एक और चीज़,
जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, भी मैं मेंशन करना भूल गया था, कि जब हमारी लिथोस्फीयर होती है बेसिकली दो तरह से, या कहते हैं हमारी क्रस्ट जो होती है दो तरह से होती है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और एक बेसिकली हमारी ओसेनिक क्रस्ट होती है। ओसेनिक क्रस्ट जो हमारी पतली होती है और बेसाल्टिक से मटेरियल से बनी होती है, ठीक। और कंटिनेंट जो होती है क्रस्ट, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, लोअर डेंसिटी की होती है। और जो हमारी ये क्या बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट होती है वो हाई डेंसिटी की होती है। तो बेसिकली पहला केस बनता है आपस में टकराने का कंटिनेंट और कंटिनेंट का प्लेट का, दूसरा केस बनता है कंटिनेंट और ओशियन के, और तीसरा केस बनता है आपका ओशियन और ओशियन प्लेट का आपस में टकराने का। इनके टकराने का जो रिजल्ट होता है तीनों का अलग अलग होता है। क्या होता है, तीनों का अलग अलग होता है। एक कंटिनेंट और कंटिनेंट जब आपस में टकराते हैं तो उससे बेसिकली माउंटेन्स हमारी फॉर्म होती हैं, फोल्डिंग का वहाँ पे होता है, उसके बाद माउंटेन्स फॉर्म होती हैं। वहीं जब हमारी कंटिनेंट और ओशियन फॉर्म प्लेट टकराती हैं तो एक प्लेट ओशियन प्लेट जो होती है हाई डेंसिटी होने की वजह से नीचे सबडक्ट कर जाती है। इसको इस तरह समझने का प्रयास करें कि अगर पानी में दो बोट लें, एक भारी हो और एक बहुत ही हल्की हो, और उसको एक समान फोर्स से ढकेलें एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर, तो होगा क्या, और दोनों एक ही तरह मजबूत हो तो होगा क्या, जो भारी वाली बोट रहेगी वो क्या होगी, नीचे रह जाएगी, और हल्की वाली प्लेट जो बोट रहेगी वो उस भारी वाली बोट के ऊपर चढ़ जाएगी। क्या होगा, अगर समान फोर्स लगे तो यही चीज़ होगा। तो और यही चीज़ हमारी प्लेट के साथ होता है कि ओशियनिक प्लेट बेसिकली हाई डेंसिटी की होती है और कंटिनेंट प्लेट लो डेंसिटी की होती है। तो वही होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कंटिनेंट प्लेट उसके ऊपर आ जाती है और ओशियनिक प्लेट बेसिकली हमारी नीचे की तरफ चली जाती है। और ये जो यहाँ पे जो जोन बनता है इनका, उसे बेसिकली हम कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या कहते हैं सबडक्शन जोन कहते हैं। और जब प्लेट नीचे जाती है उसे बेसिकली हम कहते हैं आपका सबडक्ट कहते हैं, उसे सबडक्टेड कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बेसिकली हम कंज्यूम होता क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इन्हें हम कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, या कह सकते हैं कन्वर्जन प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देख लीजिए क्या होता है, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, एक बार इसमें भी पढ़ के बता देता हूँ कि इन दिस जो लीडिंग एज होता है एक प्लेट का, वो ओवरराइड कर जाता है अदर प्लेट को, और जो ओवर रीडिंग प्लेट होता है वो बेसिकली सबडक्ट कर जाता है, थ्रस्ट कर जाता है मेंटल में। और थ्रस्ट जो पार्ट होता है बेसिकली जो सब थ्रस्ट कर क्या बोलते हैं आपका सबडक्ट करता है, वो मेंटल में जाके बाद में लॉस्ट हो जाता है। अभी इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा, वही सी फ्लोर स्पीडिंग से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तीसरा होता है हमारा कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ये बेसिकली उस जोन को कहते हैं जहाँ पे हमारी दो प्लेट जो होती हैं आपस में एक दूसरे के स्लाइड करती हैं, यानी ना वो आपस में टकराती हैं ना एक दूसरे से वो दूर जाती हैं। क्या होती हैं, वो बस आपस में एक दूसरे से स्लाइड कर जाती हैं। इन्हें बेसिकली शियर प्लेट मार्जिन या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन भी कहा जाता है। यहाँ पे दो प्लेट क्या बोलते हैं पास और स्लाइड पास्ट वन अनदर अलोंग द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड थस क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अभी इन्हें कंस्ट्रक्टिव प्लेट क्यों कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है, अभी वही सी फ्लोर से आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेट जो है एक दूसरे से अलग जा रही हैं। इस एरिया का बेसिकली क्या कहा गया, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। यहाँ पे एक सबडक्ट आपस में आ रही हैं, सबडक्ट कर जा रही हैं, तो ये बेसिकली हमारा क्या कहा गया, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये यहाँ पे दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारी एक प्लेट हो गई, ठीक। और ये हमारी बेसिकली इसको ऐसे समझाने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, अरे यार हाँ, तो मान लीजिए एक ये प्लेट हो गई हमारी, ठीक। और ये हमारी ये क्या हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है। इसकी मूवमेंट इधर हुई, इसकी मूवमेंट इधर हुई, तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपस में स्लाइड हुई, तो यहाँ पे क्या बना, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बना। फिर ये इसकी मूवमेंट इधर हुई, इसकी मूवमेंट उधर हुई, तो क्या हुआ स्लाइड की। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ इधर स्लाइड कर रही है, अपोजिट स्लाइड हो रहा है, तो बेसिकली हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बना, ठीक है। और फिर इधर आके ये
एक दूसरे टकराए तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बना। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। तो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ये प्रोपाउंड किया गया था प्रोफेसर हैरी हेस द्वारा। किसके द्वारा? हैरी हेस द्वारा, वो भी 1960 में। कौन सी ईयर में? 1960 में प्रोपाउंड किया गया था। ठीक, क्योंकि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करती है बहुत ही ज़्यादा। तो कई लोगों ने हैरी हेस को भी इसका क्या बोलते हैं प्रोपाउंडर कहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ठीक है, हेनरी हेस ने बेसिकली ये कहा था कि मिड ओशनिक रेंज बेसिकली उस जगह सैचुरेट होती हैं, उस एरिया को बेसिकली हम कहते हैं जहाँ से हमारी जो थर्मल कन्वेक्शन करेंट हैं वो बेसिकली मेंटल से बाहर आती हैं। कन्वेक्शन करंट बेसिकली देखिए एक तरह से मैं समझाने का प्रयास करूँ कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी हमारी जो हीट का मूवमेंट होता है, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो एक गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होता है। वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने के प्रयास में एक वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है या प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है। और ठीक, इतना क्लियर हुआ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्थ की, अर्थ का जो इंटरनल वाला हिस्सा होता है, इंटरनल वाला हिस्सा बेसिकली हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और उसका जो आउटर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हीट का कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होगा। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हीट का जब ट्रांसफ़र हुआ तो हीट जैसे जैसे आपकी ऊपर आई, जब ये मेंटल के पास पहुँची तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हीट जब वहाँ पहुँची तो उसके जो मटेरियल वहाँ पे जो बेसिकली रॉक्स थे वो हीट को क्या बोलते हैं सहन नहीं कर पाए और वहाँ पिघलना शुरू हो गए। और जब पिघले वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हमारा मेंटल का चैम्बर फॉर्म हुआ बेसिकली, अरे मैग्मा का चैम्बर फॉर्म हुआ और वहाँ पे बेसिकली हमें सब मैग्मा फैल गई। लेकिन अभी भी वो एरिया फिर गर्म हुआ, लेकिन अभी भी ऊपर वाला एरिया ठंडा था, करंट को अभी ऊपर जाना था। और जो फॉर्मेशन हो जो हीट ट्रांसफर होता है उसे बेसिकली कन्वेक्शन करंट कहा जाता है। ठीक है, जो बेसिकली क्या कहा जाता है आपका थर्मल कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब फिर हीट को और ऊपर जाना था। जब हीट आपकी ऊपर गई तो क्या हुई, साथ में जो मैग्मा था आपका उसको भी साथ में ऊपर लेते गए। एस्ट्रोस्फीयर को तो आराम से क्रॉस कर ली क्योंकि बेसिकली वो सेमी लिक्विड फॉर्म में था। पर जब वो लिथोस्फीयर पे आई, लिथोस्फीयर बेसिकली हमारा क्या था, सॉलिड था। लिथोस्फीयर तो भाई एक साथ पूरी जुड़ी हुई थी। जब उसको ऐसे आपस में ढकेली, यानी जब इस मान लीजिए स्केल हमारी लिथोस्फीयर हो गई, जब इस पर हम बीच में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, स्केल बेसिकली ऐसे बीच से बेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वही हमारे लिथोस्फीयर साथ ये तो मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे बेंड करके छोड़ दें, वापस अपने फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रही है। पर वहाँ उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उन पर और फोर्स लगता गया और फोर्स लगता गया और एक ऐसा समय आया कि वो क्या हुई, आपस में टूट गई। टूटने के बाद क्या होगा, जब हीट बाहर आ गई, हीट जब बाहर आई तो अपने साथ साथ क्या आई, मैग्मा लाई। और जब अर्थ के नीचे जो होता है एरिया उसे बेसिकली मैग्मा कहते हैं उन मटेरियल्स को, जब ऊपर आते हैं उन्हें बेसिकली लावा कहते हैं। जब मैग्मा बाहर आया लावा के फॉर्म में क्या हुआ पूरी, और देखिए जब वो हमारी कंटिनेंट के ऊपर आ जाती हैं तो बेसिकली वॉल्केनो के शेप में आ जाती हैं, ज्वालामुखी बन जाती हैं। लेकिन जब वो समुद्र के नीचे आती हैं यानी कि मिड ओशनिक रीजेज बेसिकली क्या कहते हैं, चेन्स ऑफ माउंटेन को कहती हैं। जब ये ऊपर एरिया उठा होगा तो क्या हुआ, रीजेज रिच फॉर्मिंग माउंटेन के शेप में आई होंगी ना। अभी मैंने बताया ना, जब वो बेंट हुआ होगा तो ऐसे उठा होगा तो क्या होगी, बेसिकली पूरा माउंटेन शेप में बनी होगी। यही पूरा ओशियन के बीच में मिड ओशियन में बना देखा गया, मिड ओशियन में इसको पाया गया। तो ये देखा गया, तो मिड ओशियनिक रीजेज बेसिकली उन्हें कहा गया। और वहीं से बेसिकली हमारे थर्मल कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में हम पूरे लावा हमारी बाहर आई। जब और यहाँ क्या की, माफ करिए, फिर इनको प्लेट को बेसिकली क्या की, तोड़ दी। ठीक, इसको मैं यहाँ पे आपको अभी मैं और समझाता हूँ, पहले ये लाइन आपको पढ़ दूँ कि जो ओशनिक क्रस्ट थी वो क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। इतना मैं आपको बता दिया। जब वो बाहर आई मैग्मा तो क्रस्ट टूट गई, क्रस्ट टूटने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो गई। ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूस क्या हुआ, वहाँ पे अब फेलिंग होने लगा, नहीं बाहर आने लगी हमारी ये मॉल्टेन मटेरियल्स थी, यानी बेसिकली लावा थी। मिड ओशनिक की रेंजेस के चारों तरफ वो क्या हुई, फैलना शुरू हो गई। यानी कि
यही मैं इस इमेज के लिए आपको वेट कर समझाने का प्रयास करूँ। कनेक्शन करंट तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा, इससे मैं बढ़िया से एक और समझा देता हूँ। देखिए हुआ क्या, ये आउटर कोर या कह सकते हैं हमारी जो कोर थी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और हीट जो होता है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। तो जब ये ऊपर तरफ हुई था, ऊपर एरिया ठंडा था, जब ये कहीं ना कहीं फिर ट्रांसफ़र होगा ऊपर की तरफ, जब ये आई तो यहाँ पे बेसिकली पिघल गई, क्या हुआ आपका मैग्मा फॉर्म हुआ। कुछ हीट तो यहाँ पे आपके इस एरिया से बेसिकली क्या हुई, बाहर आ गए, और कुछ हीट आपकी इधर भी ना इधर फैलेगी ना, जब इधर फैली तो क्या हुई, धीरे धीरे ठंडी पड़नी शुरू हो गई। और जब कोई चीज़ ठंडी, जैसा कि हम जानते हैं कोई चीज़ जब गर्म होती है क्या होती है, वो ऊपर तरफ जाना शुरू कर देती है, और वहीं जब कोई चीज़ ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, फिर नीचे तरफ दबना शुरू कर देती है। तो जब ये गर्म थी, यहाँ वाला एरिया गर्म था, तो यहाँ पर करंट भी आपका ऊपर जा रही थी, और जब इधर आई और ठंडा पड़ा तो करंट क्या हुआ आपका नीचे तरफ जाने लगी। तो बेसिकली फिर वो मेंटल में जाकर मिली, फिर गर्म हुई, फिर यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, उनका साइकिल फॉर्म हो गया। ठीक, यहाँ पर लिथोस्फीयर प्लेट टूटा, यहाँ पर प्लेट टूटा। ठीक, इतना चीज़ें क्लियर हुई। फिर यहाँ से आपके मॉल्टन मटेरियल यानी लावा बाहर आए। फिर जैसे जैसे एरिया आपका ये खिसकता गया, यानी प्लेट तो मूवमेंट कर रही थी ना, ये एरिया बेसिकली खाली हुआ होगा, ये एरिया खाली हुआ, ये एरिया खाली हुआ, इसमें क्या हुए, हमारी लावा भरना शुरू हुई होगी। लावा भरना शुरू नहीं हुई, शुरू हो गई, लावा भरना शुरू हो गई। फिर ये वाला एरिया क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, ये कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट वाले अभी केस मैंने बताया था ना, जब होता है तो एक जो ओशियन प्लेट होती है क्या होती है, सबडक्ट कर जाती है, नीचे तरफ चली जाती है। ये तो हमारा हो गया स्टेनोस्फीयर। तो जब वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर गई तो हुआ क्या, इसी बहाव में, इसी फोर्स से वो क्या हुई और नीचे तरफ मूवमेंट करना शुरू कर गई, और इतना वो धंस गई नीचे, स्टेनोस्फीयर को भी पार करके बेसिकली वो मैग्मा वाले चैम्बर में पहुँच गई। फिर वहाँ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुई, वो फिर पिघलना शुरू हुई। यानी कि यहाँ से आपका बाहर आया लावा, यहाँ पूरा फॉर्म हुई, ये खिसकते गया प्लेट, फिर यहाँ फिर आके मैग्मा में मेंटल में आकर पिघल गया, फिर यहाँ से आपका बाहर आया, फिर यहाँ वही से मतलब एक तरह से साइकिल बन गया। क्योंकि इतना चीज़ से पहले लोगों को क्लियर हो गया था, कुछ उन्होंने अपने टेस्ट किए थे, उन्होंने पाया था कि जो मिड ओशियनिक रीजन के चारों तरफ जो एरिया होता है बेसिकली उनकी जो एज उन्होंने देखी थी, उनकी एज बहुत ही मतलब कम थी बजाय कि जो इस वाले एरिया के जो प्लेट्स थे उनकी एज के बजाय। ठीक है, इससे तो एक बात क्लियर हो गई थी यहाँ पे प्लेट फॉर्म हो रही थी। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर वहाँ पे नई लेयर फॉर्म हो रही थी, इसी वजह से हमारा अर्थ एक्सपेंड होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे फिर यही कारण बताया गया, जब प्लेट सबडक्ट हुई नीचे जाके फिर से ये जाके उनमें फिर मेंटल में जाके मिल गई, यानी जो एरिया यहाँ से खाली हो रहा था ये एरिया यहाँ से जाके भर के फिर यहाँ जाके भर जा रहा था, यानी एक तरह से इनका साइकिल चल रहा था। ठीक, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहती है। मिड ओशियनिक रीजेज आपको क्या क्लियर हो गई होंगी। फिर ट्रेंचेज, हाँ ट्रेंचेज, तो बेसिकली जब यहाँ पे स्प्लिट्स जो ये क्या बोलते हैं सबडक्ट हुई, इसे सबडक्शन जोन कहा जाता है, और यहीं पे हमारी क्या हुई, ट्रेंचेज भी इसके अलॉन्ग फॉर्म हुई थी। यही पीछे लिखा था कि मिड ओशियनिक रीजेज पे नई लेयर्स फॉर्म होना शुरू हुई और ट्रेंचेज में जाके वो बेसिकली डिस्ट्रॉय होना शुरू हुई। इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। और जब इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। एक बार यहाँ से आप देख लिए, ठीक है, क्लियर हुआ ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है। मैं भी एक बार कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैं भी इंसान मान ली गलती हो सकता है। ठीक तो वहीं यहाँ दे रखा था, ओशियनिक क्रस्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मिड ओशियनिक रीजेज एंड थस देयर इज कंटिन्यूअस अपवेलिंग ऑफ न्यू मॉल्टेन मटेरियल लावा अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेज। ठीक, तो जब लावा आपका बाहर आया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, लावा जब बाहर आया मिड ओशियनिक रीजेज पे क्या हुए, वो डिवाइड हो गए अर्लियर बेसाल्टिक लेयर में। ये भी मैंने बताया था कि ओशियन जो थी, ओशियन की जो लेयर थी वो बेसिकली बेसाल्ट से बनी हुई थी। तो क्या हुआ, वो डिवाइड हो गई अलग अलग बेसाल्टिक लेयर में, दो इक्वल हाफ में। उसके बाद ये बेसाल्टिक लेयर थी हॉरिजेंटली वे में, ना कि वर्टिकल, हॉरिजेंटल में मूव करना शुरू कर दी आइदर साइड ऑफ मिड ओशियनिक रेंज पे। और फिर ये जो एक्सपेंडिंग क्रस्ट थी हमारी, बाद में जाके यानी क्रस्ट जो बढ़ रही थी और यहाँ पे जो लेयर बढ़ रहा था, बाद में जाके फिर वो जाके ट्रेंचेज के साइड, ओशियनिक ट्रेंचेज की तरफ जाके सबडक्ट हुई, सबडक्ट जाके फिर मेंटल में घुसी और फिर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। ठीक है, यानी यहाँ से निकली, लेयर फॉर्म हुआ, और इनका जो मूवमेंट क्या जो मूवमेंट होता है ना, बहुत ही धीरे होता है, यानी लगभग
कहीं पे आप 1-2 सेंटीमीटर पाओ, कहीं 5 सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर समझ लो कितना होगा। अगर ये स्केल है यानी लगभग, पर यह लगभग उनका इतना से लेके इतना तक मूवमेंट उनका होता है, यानी इतना मूव करती हैं पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए पता नहीं चलता ज़्यादा, पर इनकी अगर एज डिफरेंस नॉर्मल पता चल जाता है। जैसे जैसे हम मिड ओशियन रीच से दूर जाते हैं तो उनकी एज जो होती है वो और बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही फैक्ट प्रूव करती है कि हमारे जो कंटिनेंट और ओशियन थे क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। ओशियन बेसिन, माफ करिएगा, ओशियन नहीं, ओशियन बेसिन जो होती हैं हमारी वो कॉन्टिनेंट मोशन में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई। फिर वैलेंटाइन और मूर्स और फिर हेलम नाम के इंसान थे या साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1970 और 1972 में हेलम ने एक अटेम्प्ट किया। यहाँ तक तो बेसिकली आपका ये खत्म हो गया, बस स्लिप और स्प्रेडिंग से आपका प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो गया, यहीं तक था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद सवाल आया कि अगर ऐसा हुआ तो इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन लोगों ने हमारे कंटिनेंट ओशियन बेसिन जब शुरुआत में आपस में जुड़े थे वहाँ से लेकर प्रेजेंट शेप में रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू किया इन लोगों ने। तो इन लोगों का ये कहना था कि करीब 700 मिलियन ईयर्स एगो हमारी जो सारी लैंडमास थी वो क्या थी, आपस में जुड़ी हुई थी। देखिए यहाँ पे आया ना आपका वो क्या कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट वाली बात की, पेंजिया वाला चीज़ आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ी, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखी होंगी, आपने कहीं और से पढ़ी होगी। तो इन लोग का भी वही कहना था, लगभग 700 मिलियन साल पहले सारे लैंडमास आपस में जुड़े हुए थे और एक सिंगल जाइंट लैंडमास में फॉर्म थे, जिन्हें उन्होंने पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया वन, ठीक। उसके बाद लगभग 600 से 500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ ये कि पेंजिया वन जो था वो टूट गया, ब्रोक हो गया। किस कारण, मैंने आपको बताया था, थर्मल कन्वेक्टिव करंट के कारण, जो कि हमारी अर्थ के अंदर से आ रहा था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ सॉरी उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये लैंडमास थे जो टूटे हुए थे, फिर से ये क्या हुआ, आपस में यूनाइट होना शुरू हो गए, क्योंकि प्लेट का मोशन हो रहा था। जब आपस में टकराया तो जब यहाँ पे सबडक्ट की तो जो एरिया था बेसिकली आपका सेडिमेंट से भरना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन यानी आपस में जुड़ी, फिर ये जो थी लैंडमास थी फिर आपस में टूटी, और जब टूटी नहीं बेसिकली उन लोगों ने पेंजिया 2 नाम दिया। लगभग 300 से 200 साल पहले ये हुआ था। और इसके बाद भी क्या बोलते हैं, प्रॉपरली बुक के अंदर मैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रॉपरली बुक के अंदर आप पढ़ लेना। मैं इमेज भी आपको कम्युनिटी टैब में इस बात का पार्ट जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना, पढ़ लेना। उसमें प्रॉपरली आपको एक एक कंटिनेंट जो थी उनका बताया। मैं बस इसको यहीं तक इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद पेंजिया टूटा, उसके बाद एचएलएम ने क्या कहना था, जो सेकंड पेंजिया था वो बेसिकली जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, अर्ली जुरासिक पीरियड में टूटना शुरू हुआ था। फिर लेटर वो डिफरेंट पार्ट में टूटे और आज प्रेजेंट शेप में फिर टूटते प्रेजेंट शेप में हमारे जो कंटिनेंट और ओशियन बेसिन के फॉर्म में आ गए, ठीक। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहीं तक था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यही था बस, इसके बाद कुछ नहीं है। पर इसमें कुछ चीज़ें आती हैं इवोल्यूशन, आइए उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आता है आर्गुमेंट का और क्वेश्चन आता है कि फोर्स जो थी रिस्पॉन्सिबल, ये हर चीज़ में आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ फोर्स जो थी किसी भी, चाहे हम ओरिजिन ऑफ जब अर्थ पढ़ रहे थे उसमें भी उनके फोर्स का भी कहीं ना कहीं मैटर फंस रहा था। फिर जब कंटिनेंट और ओशियन के मूवमेंट का जो फोर्स था, ड्राइव करने का फोर्स था, वो भी कहीं, चाहे वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हो गए, उससे पहले जब हमने थ्योरी पढ़ी तो उसमें भी फोर्स का ही मामला मोस्ट पड़ रहा था कि उनके जो ड्राइविंग फोर्स था उसके पीछे का बेसिकली कारण क्या था। आजकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल, इनमें कई साइंटिस्ट अलग अलग फोर्स बताते हैं, पर प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का यही कहना है कि इनका जो मूवमेंट का कारण था, टूटने का कारण तो थर्मल कनेक्टिव करंट था, पर इनका मूवमेंट का कारण, अब भाई हमारे यहाँ टूटा, ठीक है, टूटा ये हमने मान लिया, पर अब मान लीजिए पार्ट आपका टूट गया, पर इनके मूवमेंट ऐसे पूरा अचानक से नहीं पूरा शुरू हो जाएगा मूवमेंट, वो उधर जाकर टकराई, वो प्लेट टूटी, फिर सब टच हो गई, मूवमेंट अचानक से। तो अब उसी पीछे पूरा थर्मल कनेक्टिव करंट, पर साइंटिस्ट लोग प्रेजेंट टाइम में कहते हैं कि सबका कारण ही हमारा थर्मल कन्वेक्टिव करंट है, जो कि बेसिकली मेंटल से आता है, ठीक है। तो इसमें हालांकि हो सकता है बाद में जाके कुछ लोग रिसर्च करें, कुछ अलग फोर्स कारण बताएं,
हो सकता है हमारी फिर कोई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी अपडेट हो जाए, जैसे बिग बैंग थ्योरी हमारी अपडेट हो सकती है उसी तरह प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि ये सब थ्योरी हैं, इसे कोई पूरी तरह से कन्फर्म नहीं बता सकता। कल कोई इससे ज़्यादा मोस्ट और प्रूविंग थ्योरी ला के रख दे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी क्या किया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। पर उसके चांसेस जो है इस समय कम है, क्योंकि पहले टाइम जो थे लोग रिसर्च पे अपना पूरी ज़िंदगी ध्यान देते थे। उस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का मामला नहीं था कि सरकारी नौकरी लगो, जॉब करो, पैसा कमाओ। उस समय लोगों के पास खाली टाइम रहता था। पूरी ज़िंदगी भर आपने देखा होगा कि लगभग पूरी ज़िंदगी भर वो रिसर्च में ही लगा देते थे, एक चीज़ के ऊपर। ये भी एक चीज़ को रिसर्च अगर करना, एक थ्योरी के ऊपर पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ की वजह, पूरा सब काम हम छोड़ के काम उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे। पर आज के कारण इतनी चीज़ें आ गई हैं कि लोगों को पूरी लाइफ टाइम रिसर्च करने का अगर मिलता भी है तो उतना टाइम नहीं मिलता जितना पहले लोगों को टाइम मिलता था। ठीक है, तो ये सब भी कारण है, पर फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है अभी एआई हमारी आपने देख रहा है फॉर्म हो रही है, तो एआई कोई थ्योरी अगर यहाँ तक उसका ज्ञान पहुँचे तो वो भी कुछ ला सकती है भाई, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। ठीक है, तो बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं आपको अगले क्लास में एक नई वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है।